74 का अभी 75 बरस बीत गया। गणतंत्र दिवस हम 74वां मना रहे हैं। 75 बरस बीतने के बाद जब आर्थिक ये आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा हो देश में, इस समय महिलाओं का सबसे ज़्यादा आज के डेट में भी शोषण हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 35,651 महिलाओं का रेप होता है, जो उनको अधिकार मिलना चाहिए। 75 वर्ष बीतने के बाद भी चुनाव लड़ने का संसद में उनको 33% बिल जो आज तक पास नहीं होने दिया इन सभी पार्टियों ने मिल करके। इसलिए हम अब महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले कल में महिलाओं को 50% भागीदारी दिला करके ही तो हम रुकेंगे। बच्चा पैदा होने के बाद देश के महिलाओं को क्या सुविधा दी जाती है, उसमें हमारे देश का क्या स्थान है। 198 देशों में हमारा 141वां स्थान है इसमें, जबकि महिला बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने संसद में कहा था कि देश के अंदर हमारे यहाँ स्वीडन से कम रेप होता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ उस मैडम से कि क्या विश्व के अंदर रेप का कंपटीशन चल रहा है? चक्रव्यूह टीवी 24 का सियासी मंच, जहां पर हम नेता राजनेताओं को बुलाते हैं और उनसे तमाम मुद्दों पर सवाल जवाब करते हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण पर। क्या भारत में महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर जो दावे और वादे किए जाते हैं, हम उस स्तर पर पहुंच पाए हैं कि नहीं? इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं कुबेर सिंह कुशवाहा जी। उनसे हम पूछेंगे कि क्या उनके हिसाब से महिला सशक्तिकरण जहां होना चाहिए था वहां है या नहीं, और भी तमाम सवाल जवाब होंगे। सुनिए सर, महिला सशक्तिकरण की बातें तो बहुत की जाती हैं, पर आपके हिसाब से क्या जहां पर हमें पहुंचना चाहिए था वहां हम पहुंचे हैं कि नहीं? देखिए, बहुत अफसोस के साथ मैं 74वें गणतंत्र दिवस पर मुझे कहना पड़ रहा है कि 74 का अभी 75 बरस बीत गया। गणतंत्र दिवस हम 74वां मना रहे हैं। 75 बरस बीतने के बाद जब आर्थिक ये आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा हो देश में, इस समय महिलाओं का सबसे ज़्यादा आज के डेट में भी शोषण हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 35,651 महिलाओं का रेप होता है। इसका मतलब कि 19 महिलाओं का डेली रेप हो रहा है, बराबर। लेकिन हमारे देश के महिलाओं को अर्धांगिनी कहा गया है। तो अर्धांगिनी का मतलब तो ये होता है कि वो आधे की हकदार हैं। तो मेरा एक कैंपेन चल रहा है कि इनइक्वलिटी कैन नॉट वेट चैलेंज। ये महिलाएं अब कहेंगी कि हम अब असमानता को चुनौती का अब हम सामना नहीं कर सकते, हमें आधा हक चाहिए। इसलिए मैं इस कैंपेन को चालू कर रहा हूं और इस कैंपेन में ये बताने की ज़रूरत है कि हमारे देश की महिलाएं हर काम करने में आगे हैं। खेल का देख लीजिए, जितने भी गोल्ड मेडल आई हैं उसमें 75% महिलाओं का गोल्ड मेडल आया है। और आज महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं, ये ट्रेन चला रही हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। लेकिन जो उनको अधिकार मिलना चाहिए, 75 वर्ष बीतने के बाद भी चुनाव लड़ने का संसद में उनको 33% बिल जो आज तक पास नहीं होने दिया इन सभी पार्टियों ने मिल करके। इसलिए हम अब महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले कल में महिलाओं को 50% भागीदारी दिला करके ही तो हम रुकेंगे, ताकि हमारी देश की महिलाएं आगे देश के विकास में, जब महिलाएं घर चलाती हैं, स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं शिक्षक का काम कर रही हैं, तो जो देश को घर चला रही हैं उनको नॉलेज है। और यहाँ पर देश वो आदमी चला रहे हैं जिसकी महिला ही नहीं है। तो घर की देखभाल किस तरह से अच्छी किया जाए, वो हमारी देश की महिलाएं चला सकती हैं, ये मेरा मानना है। इसलिए महिलाओं को अच्छी तरह से शिक्षित किया जाए। महिलाओं को, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा था, जिस देश की आधी आबादी यानी महिलाएं अशिक्षित हों, उस देश में क्रांति कैसे हो सकती है। तो महिलाओं के जब तक शिक्षा नहीं होगी, पूर्ण शिक्षा होगी, जब महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो हिंदुस्तान के अंदर क्रांति तभी होगी जब हमारी महिला आगे आएंगी। ये मेरा मानना है। तो इसलिए हम महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले कल में 2024 के चुनाव में महिलाओं के साथ हम पूरे उनके अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और 50% पुरुष और 50% महिला को चुनाव में उतारेंगे।
सर, जो आप जिस कैंपेन की बात कर रहे हैं, क्या वो कैंपेन अलग अलग राज्यों में चलाई जा रही है? कहाँ कहाँ चलाई जाएगी? इसके लिए हम जो है अपना रथ बना रहे हैं। मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र में हमारा रथ बन के तैयार है। ये जनवरी के बाद जो है हम अपना रथ कन्याकुमारी से शुरू करेंगे और सीधे कश्मीर तक जाएंगे। हर स्कूल स्कूल में जाएंगे, बताएंगे कि देश की स्थिति क्या है, रियल स्टोरी ऑफ इंडिया क्या है, भारत की स्थिति क्या है। आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारे देश का 107वां स्थान है 123 देशों में। इस बात को कोई नहीं बता रहा है हमारे देश के नौजवानों को। और मैटरनिटी में जो मातृत्व काल होता है, मातृत्व कि बच्चा पैदा होने के बाद देश के महिलाओं को क्या सुविधा दी जाती है, उसमें हमारे देश का क्या स्थान है। 198 देशों में हमारा 141वां स्थान है इसमें। जबकि महिला बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने संसद में कहा था कि देश के अंदर हमारे यहाँ स्वीडन से कम रेप होता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ उस मैडम से कि क्या विश्व के अंदर रेप का कंपटीशन चल रहा है? ये कितनी बड़ी गलत बात है कि संसद में आप बोल रही हैं कि हमारे देश में स्वीडन से कम रेप हो रहा है, जबकि मातृत्व में स्वीडन दुनिया का नंबर 1 देश है जिसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की जाती है बच्चा पैदा होने के बाद, और हमारा उसमें 141वां स्थान है। सर, इस पर मेरा एक सवाल है। आप कह रहे हैं महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, पर क्यों ना महिलाओं को हम खुद इतना सशक्त बनाएं कि महिलाएं खड़ी हों, कहते हैं ना, किसी पर निर्भर ना हो अपनी सुरक्षा की। ये बात सही है। तो ये कब होगा? जब आप संसद में 543 सीट है, उसमें से 100 महिलाएं भी सदस्य बन के नहीं गई हैं। ये सभी पार्टियां मिल करके महिलाओं को संसद में चुनाव लड़ने का 33% बिल पास नहीं होने दे रहे हैं। तो जब हम महिलाओं की भागीदारी संसद में नहीं होगी तो वो अपना कानून नहीं बना पाएगी। इसलिए मेरा कहना है कि जब आने वाला 2024 चुनाव होगा तो हम लोग जो पार्टी बनाएंगे उसमें 50% पुरुष और 50% महिला लड़ेंगी। जब 50% इनको अर्धांगिनी कहा गया है, तो जब अर्धांगिनी है तो आधा हक हमारा है। महिलाओं का कहना है कि अर्धांगिनी हूँ, आधा हक हमारा है, मेरे बल पर ही पुरुषों का सितारा है। ये हम म्यूजिक सेट करा रहे हैं और ये हमारे रथ पर चलेगा पूरा। और अर्धांगिनी हूँ, आधे का हकदार हूँ, और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भी हम आज लाचार हैं, ये महिलाएं कह रही हैं। तो हम किस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं? सबसे ज़्यादा शोषण इस 2014 से लेकर 19 के बीच में हुआ है। तो 2014 से मोदी की सरकार बनी है, तो आप सरकार पर हमला कर रहे हैं? हम सरकार पर भी हमला करेंगे, जिसका भी रहेगा। हम तो ओरिजिनल चीज बात बता रहे हैं ना कि रेप के केस में 289% की वृद्धि हुई है। तो सर, 2014 से पहले नहीं होते थे, लेकिन जो परसेंटेज से बढ़ा है, माने 2014 में 14-15 में 34,651 महिलाओं का रेप हुआ था, बराबर। उसमें 289% की वृद्धि हुई है इस समय। अब सोचिए कितना बड़ा इनका शोषण हो रहा है। एक एक घटना हुई है, आप देख लीजिए। अभी उसका नाम क्या लूँ मैं? सर, आप 2014 के आंकड़े गिना रहे हैं। 2014 के बाद कह रहे हैं कि आंकड़े एकाएक बढ़ गए हैं, काफ़ी बड़े हैं। तो जिसके मोदी सरकार आए दिन मतलब महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, और यहाँ तक कि मोदी जी संसद, अगर संसद में हो चाहे कहीं पर भी मौजूद हो, खासकर लाल किले से वो क्या बोलते हैं, महिलाओं का संबोधन करते हैं। और हम देख रहे हैं राजपथ जो कर्तव्य पथ हो चुका है, वहाँ पर भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ा दी गई है। तो फिर आप जो हम कह रहे हैं महिलाओं की भागीदारी बढ़ा दी गई है। महिलाओं को जब ओबामा आने वाले थे तो महिला को कमांडेंट के पोस्ट पर ला करके ये दिखाया गया अमेरिका के सामने कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। आज जैसे वो कार्यक्रम समाप्त हुआ, उस महिला को उस पोस्ट से हटा दिया गया, ये कह करके कि ये आने वाले युद्ध में ये लोग उतना साहस के साथ नहीं लड़ पाएंगी। ये कहाँ का वो लॉजिक है? सर, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो योजना है सरकार की, वो मतलब एकदम आपके हिसाब से कि वो काम नहीं कर रही है? नहीं काम कर रही है। एजुकेशन का हालत अभी परसों का रिपोर्ट आया है कि प्राइमरी एजुकेशन का स्तर इतना गिर गया है कि कक्षा 3 पास बच्चे कक्षा 2 का किताब नहीं पढ़ सकते। कितना? 47%। कक्षा 5 का विद्यार्थी 75% लोगों को भाग लगाने नहीं आता और डबल बरोइंग घटाना नहीं आता। ये हमारे देश का एजुकेशन का सिस्टम है।
सर अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें तमाम बदलाव किए गए हैं और यहाँ तक कि जैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैंने पढ़ाई की है, तो सर उसमें मैंने देखा कि काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं और जैसे कि जो सब्जेक्ट्स एक पर्टिकुलर स्ट्रीम तक मतलब सीमित रहते थे, अब उनको बढ़ा दिया गया है कि अगर आप साइंस के भी हैं तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं और कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि आप अगर मीडिया में जाना चाहते हैं तो स्क्रीन आर्ट्स जैसे एक्टिंग के सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो फिर ये आपका ठीक है, बराबर। लेकिन आप 1 से 5 तक जो बच्चों को, हमारा एक का नाम है कि 1 बरस का होगा, 2 बरस का होगा या 3 बरस का होगा, 14 बरस का होगा, उससे पहले हाई स्कूल नहीं दे सकता। यहाँ एज बाउंडेशन है। लेकिन मेरा का नाम है कि नई शिक्षा पद्धति में नो एज बाउंडेशन, ओनली ब्रेन बाउंडेशन करो। 1 से 5 तक का ऐसा सिलेबस तैयार करो कि कोई भी विद्यार्थी जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है वो साल भर के अंदर 1 से 5 तक का कोर्स खत्म कर लेगा। उसको ऑनलाइन एग्जाम दो, वो उसको 6 में एडमिशन करो अगले साल। ये हो क्या रहा है, देश क्यों हमारा स्लो चल रहा है, उसके लिए ये हो रहा है कि एक तेज गति की चलने वाली ट्रेन को पैसेंजर के साथ जोड़ करके उस तेज गति की ट्रेन का भी गति धीमा कर दिया जा रहा है। तो जो लड़का ब्रिलियंट है वो एक साल के अंदर ही पूरा 1 से 5 तक का कोर्स कवर कर सकता है, तो वो 6 बरस 5 बरस क्यों अपना इन्वेस्ट कर रहा है और अपना बर्बाद कर रहा है। सर आपने ऑनलाइन एग्जाम्स की बात की, मैं इस पर एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। कोविड का समय था, कोविड के समय में सारी चीज़ें बंद हो गई थी, यहाँ तक कि एजुकेशन सिस्टम भी ठप पड़ गया था क्योंकि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए थे, जिसके बाद मोदी सरकार की तरफ से या फिर जो प्रशासन है उनकी तरफ से ये लाया गया कि ऑनलाइन एजुकेशन करनी चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन हुई, बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक ऑनलाइन एग्जाम्स दिए, बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस की, लेक्चर्स किए, सेशंस भी अटेंड किए। तो आपके हिसाब से ये सही है या गलत है? ऑनलाइन जो अभी कोविड के समय में चला, अभी भी चल रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी रिपोर्ट आया है कि जो चेंजिंग आना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, ऑनलाइन एजुकेशन से नहीं हो पा रहा है। इसमें फेल हो जा रहे हैं लोग। अभी अभी जो रिपोर्ट आया है सरकार का कि ऑनलाइन एजुकेशन तभी संभव है जब उसको क्लास में उसको डिफाइन किया जाए। ऑनलाइन में लड़के कोई खुल करके बैठे रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन पूरे सफल नहीं है। तो सर आपने बोला कि ऑनलाइन एग्जाम्स कराने चाहिए, अभी कक्षा 1 से लेकर 5 तक। मैंने ये कहा कि जो कोर्स आपने बना दिया, 1 से 5 तक का कोर्स तैयार कर लिया है, तो जो एक्स्ट्रा लड़के ब्रिलियंट हैं उनको 1 से 5 तक का वो ऐसे पढ़ते पढ़ते उनको साल भर के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। वो सुपर लड़के हैं, तो जब वो कर लिए, अब उनको आगे का किताब पढ़ने का चाहिए ना दिमाग को, लेकिन उनके दिमाग को 5 बरस अभी रुकना है। उनको 1 बरस में, 2 में रुकेंगे, 3 में रुकेंगे, 4 में रुकेंगे, 5 में रुकेंगे। 5 बरस, वाई इन्वेस्ट 5 years स्पेंड फॉर 5th क्लास के। अगर वो 5वीं तक का कोर्स अगर 1 साल में कवर कर लेता है तो उसको एग्जाम दिलवाइए। आप एग्जाम दो, ऑनलाइन दो चाहे ऑफलाइन दो, आप पास हो गया, 6वीं में एडमिशन कीजिए। 6, 7, 8 का कोर्स ऐसा तैयार करिए मिक्सर, वो अगर 1 साल में कर ले, 5 महीना में कर ले, तो हमारा कहने का मतलब है कि जो अपर लेयर है वो 1 साल में चला जाएगा, 6 में। दूसरा, उससे नीचे वाला जो विद्यार्थी रहेगा लो लेवल का, वो 2 बरस में जाएगा। तो जिसको 5 बरस में जाना है, जो लड़के एकदम लूज रहेंगे वो तो 5 बरस में करें, लेकिन लूज के साथ में एक ब्रिलियंट बच्चे का माइंड को क्यों डिस्टर्ब किया है, रोका जा रहा है। सर फिर ऐसे आप जो कह रहे हैं ब्रिलियंट बच्चा और फिर जो बच्चा फेल हो रहा है, तो फिर उनमें छांटे, फिर उनको छांट के अलग किया जाए कि जो ब्रिलियंट है उनको आगे बढ़ाओ, फेलियर है उनको पीछे रखें। नहीं, जो हम नहीं समझ पा रहे, जो बच्चा तेज है वो अपना पास करके दूसरे बच्चे में जाए, उसके ब्रेन को मत रोकिए। और कहा गया है कि अगर बच्चे के ब्रेन को आप रोकेंगी तो उसका विकास रुक जाता है, क्योंकि वो तो अगला किताब पढ़ना चाहेगा ना, क्योंकि वो तो खत्म कर दिया। और आप बोलेंगे कि नहीं 5 वर्ष तुमको यही पढ़ना है, तो इसका मतलब कि उसके ब्रेन का हम डैमेज कर रहे हैं। ये हमारा लॉजिक है खुद का। इसके लिए अब जो 5 वर्ष में पास करता है, 1 जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 5 वर्ष में करें, वो उनको कोई रिकॉर्ड नहीं होना। सर जो आप कह रहे हैं आपका ये लॉजिक है, आपने इसको महसूस किया है, आपने इस पर कुछ सर्वे वगैरह कुछ किया है? हाँ, किया हूँ। मैं देखा हूँ कि जो बच्चे टॉपर हैं वो जो हम पढ़ाते हैं वो 2 महीने का कोर्स वो 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, जो ब्रिलियंट हैं। सर फेलियर्स पे कौन ध्यान देगा फिर? फेलियर्स पर नहीं, फेलियर्स तो पढ़ेंगे ना, फेलियर्स 5 बरस में पूरा करेंगे तो वो 5 करेंगे। लेकिन जो हमारे देश का ग्रोथ क्यों तेजी से नहीं हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि हमारे देश के नौजवान का ब्रेन को बंद किया जा रहा है, रोका जा रहा है, ब्रेक किया जा रहा है, चेकअप कर जा रहा है।
रोका जा रहा है। इससे जो है हमारे देश का विकास रुक रहा है। क्या कारण है कि विदेशों में लोग 9 बरस में बीएससी कर लेते हैं, अमेरिका में लोग 9 बरस के अंदर बीएससी कर लेते हैं, उनको छूट है ना। आप अभी कोर्स एग्जाम दे दो, पास हो गए, आप जाओ अगला कक्षा में। यहाँ पर सिर्फ फाउंडेशन आपको ये है, बीएड कर लिया तो फिर टीजीटी करो, पीजीटी करो, ये करो वो करो, मतलब आपको ब्रेक किया जा रहा है। इनके पास कोई है नहीं, मतलब कोई रोजगार नहीं है, कोई जगह है तो उसको निकालेंगे नहीं, सिर्फ आपको परेशान करने का ये नजरिया चल रहा है। मतलब सरकार की जो रोजगार की योजनाएं हैं वो सफल योजनाएं नहीं हैं और वो सही योजनाएं नहीं। इनके पास रोजगार है ये नहीं है। हम कह रहे हैं कि यहाँ रक्षाबंधन मनाया जाता है ना हिंदुस्तान में, दिवाली यहाँ मनाई जाती है। दिया कहाँ से आती है? चाइना से। चाइना से दिया आती है ना, रक्षाबंधन चाइना से आता है। तो जो 75 बरस के अंदर जिस देश में एक रक्षाबंधन और दिया नहीं बना सकते, आप बोलते हैं जितने कुटीर उद्योग थे उसको ध्वस्त कर दिए जीएसटी ला करके, तो देश का विकास कहाँ से होगा? सर, सरकार ने दावा किया कि 50 से ज़्यादा चाइनीज़ ऐप बंद कर दिए। उसके साथ साथ अब बॉर्डर्स पर जब से चाइना के साथ वो गलवान में हमारे 20 जवानों को चाइना ने जब मारा और वो शहीद हो गए, तो उसके बाद से चाइना और भारत के बीच में इस तरह के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं वो बंद कर दिए गए। तो फिर अभी जो है चाइना से इंपोर्ट जो है $100 बिलियन से ज़्यादा इंपोर्ट होता है। $100 बिलियन से भी ज़्यादा इंपोर्ट हमारा देश में आता है। हैं? और दूसरा चीज़, कश्मीर में एक कश्मीर सेंसिटिव इलाका है ना, वहाँ पर जो मीटर लगाने का जो ठेका दिया गया, किस कंपनी को दिया गया? चाइना की कंपनी को, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन ने भी उसको ब्लैक लिस्टेड किया है, अमेरिका ने भी ब्लैक लिस्टेड किया है। उस कंपनी को आप चाइना कश्मीर में उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया गया है, और वो भी कश्मीर का, जहाँ के हर घर का डाटा उसके पास हो जाएगा। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा है। तो सर, मतलब मोदी सरकार जो भी नीतियाँ या फिर जो दावे करती है कि हम सुरक्षा की दृष्टि से अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रक्षा क्षेत्र पर मोदी सरकार बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, आप भी देख रहे होंगे क्योंकि आप आंकड़ों को काफ़ी गिना रहे हैं। तो सर, इसका मतलब है कि वो नीतियाँ जो सरकार दावे कर रही है वो फेल है। अरे अगर मैं तो बोलता रहा हूँ, सरकार ने तो दावा किया था कि हर साल 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, तो 8 बरस हो गया ना, तो 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। सर, अग्निवीर योजना आ रही है, उसके माध्यम से सरकार कह तो रही है कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देंगे। अग्निवीर जो आदमी, देखे कि देश के अंदर कितनी किंवदंती है और कितना विडंबना की बात है कि जो व्यक्ति 30 बरस काम करता है उसकी पेंशन को बंद कर दिया गया है, और जो 5 बरस के लिए चुन के जाता है उसको पेंशन मिलता है। इतना होने के बावजूद भी देश में क्रांति नहीं हो रही है। क्यों? क्यों इतना बड़ा अन्याय है कि जो 30 बरस नौकरी करता है उसकी पेंशन खत्म कर दी गई 2007 में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, और जो 5 बरस के लिए चुना जाता है उसको पेंशन मिलता है। सर, 2014 से पहले जो भी चीज़ें होती थी, क्या वो ठीक होती थी रोजगार की? मैं तो सब पार्टी को बोल रहा हूँ ना, मैं तो ये नहीं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये देश की जो नीति आयोग जो बनाया गया है, हम कहते हैं कि नीति आयोग ने बनाया, उन्होंने उसका नाम प्लानिंग कमीशन रखा था। तो प्लानिंग माने क्या होता है? नीति। कमीशन माने आयोग। तो जब मोदी साहब आए तो उसको नीति आयोग नाम दे दिया, और देश के पढ़े लिखे नौजवान या जानकार लोग उसको बोले, अरे साहब आया, नीति आयोग बना दिया, बहुत नया चीज़ लाया है। अरे नया चीज़ क्या लाया? वो तो 1955 से जवाहरलाल नेहरू ने नीति आयोग बनाया था, उसका नाम इंग्लिश में था, अभी हिंदी में कर दिया, तो ये बहुत बड़ा अच्छा हो गया। क्या हुआ? नीति आयोग फेल हो गया हमारे देश के अंदर। सर, पर सरकार तो बहुत दावे करती है कि नीति आयोग जितनी भी नीतियाँ, जो भी नीतियाँ बनाती है, अगर सिलेंडर बांटने की, लोगों को पैसे बांटने की, चाहे गरीबों को राशन, सवाल सुन लीजिए, राशन बांटने की, तो उसके बाद से मतलब काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। इंटरव्यूज़ में लोग आके बोलते हैं, तो फिर आप ये कैसे दावा कर रहा हूँ कि जिस देश के अंदर 75 बरस बीतने के बाद 80 करोड़ जनता सरकार के 5 किलो अनाज पर जीवित हो, ये विश्व में कितनी हास्यास्पद स्थिति है, ये आप पता कर लीजिएगा। सर, गरीबी तो भारत में आज़ादी के बाद से चलती हुई आ रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, तमाम सरकार। मैं आपसे पूछता हूँ कि लिविंग स्टैंडर्ड, हमारे देश का लिविंग स्टैंडर्ड इस समय हमारे देश के नौजवानों को पता नहीं है कि हमारा देश से किस देश से तुलना किया जाता है। हमारे देश का लिविंग स्टैंडर्ड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के स्केल पर बांग्लादेश से भी बदतर है। जिस बांग्लादेश को 1971 में इंदिरा गांधी जी ने उसको मैंने बताया, उस समय बांग्लादेश की गरीबी थी 71%।
1971 में बांग्लादेश की गरीबी थी 71%, आज जो है 21% हो गया। और हमारी गरीबी 2013-14 में ग्रामीण गरीबी 31% थी और इस समय ग्रामीण गरीबी 51% हो गई है। तो कहाँ हम विकसित हुए? सोचिए हमारे देश का क्या चल रहा है। हमारे देश का लिविंग स्टैंडर्ड बांग्लादेश से भी बदतर है। किसी भी पढ़े लिखे हम अपने रथ को क्यों उसका नाम रखे हैं रियल स्टोरी ऑफ भारत? क्यों? जब हर स्कूल में मैं जा करके सिर्फ बच्चों को, जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको बताऊंगा कि भारत की रियल स्टोरी क्या है और ये हमारे देश के नेता क्या बोलते हैं। सर आपने एजुकेशन रथ के बारे में थोड़ा समझाइए। हमारा एजुकेशन रथ है, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार मैंने सर्च कर रहा था कि क्या कारण है कि हमारे देश को 75 बरस हो गया और हमारा देश विकासशील ही चल रहा है, विकसित कब होगा? जबकि 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम मार दिया, उसको सब ध्वस्त कर दिया। लेकिन वो जापान 1984 आते आते फिर अमेरिका से धनी होने लगा, मतलब आर्थिक स्थिति से कवर कर लिया। तो कोई भी देश 30 से 38 बरस के अंदर अपने आप को विकसित कर लिया। मेरे को रोने आता है इस 74वें बर्थ दिन पर कि 75 बरस बीतने के बाद भी ये भारत माता की न तो नौजवानी का पता चला न बुढ़ापे का पता चला। इसलिए मैं इस रथ को एजुकेशन रथ नाम इसलिए दिया हूँ कि मैं एक सर्च कर रहा था, उसमें किताब मिल गई अमर्त्य सेन की। अमर्त्य सेन ये नोबेल पुरस्कार लॉरिएट हैं, बराबर। उन्होंने लिखा था, एक एजुकेशन चैप्टर था कि जब तक हिंदुस्तान की प्राथमिक शिक्षा का क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता, चाहे दुनिया की पूरी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में क्यों न लगा दी जाए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं उस किताब को पढ़ना बंद कर दिया और मैं हिंदुस्तान की तरक्की का खजाना पा गया। हिंदुस्तान कब तरक्की करेगा? जब हिंदुस्तान की प्राथमिक शिक्षा का क्वालिटी एजुकेशन होगा। तो खजाने को आप यूज कर रहे हैं? हाँ, तो उस चीज को मैंने कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, मैं उसका पूरा शूटिंग कर दिया हूँ और उसको kuberbooks.com के नाम से मैं उसको लॉन्च करूँगा ये जनवरी के बाद, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि हम ऐसा सिस्टम बनाए हैं कि कोई भी बच्चा अगर 36 अक्षर हिंदी के ऊपर 12 खड़ी मात्रा को टीचर लगाना सिखा देता है, एक नहीं तो 2 में जाते जाते बच्चे को हिंदी पढ़ना आ जाता है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जब 3 का विद्यार्थी हिंदी पढ़ लेता है तो 10 का भी हिंदी पढ़ लेता है, बीए का भी हिंदी पढ़ लेता है। तो क्या कारण है कि वही मेरा बेटा कक्षा 12 पास कर लेता है और कक्षा 6 का अंग्रेजी का किताब नहीं पढ़ने आता? तो इसलिए वो कहता है टीचर कि बच्चे को नहीं आता, और मेरा कहना में बच्चे नहीं, टीचर को नहीं आता पढ़ाने। क्योंकि जिस बच्चे का ब्रेन 36 अक्षर हिंदी के ऊपर 12 खड़ी मात्रा को लगा करके 48 का गेम सीख सकता है, तो क्या कारण है कि इंग्लिश में 21 अक्षर कॉन्सोनेंट के ऊपर 5 स्वर को लगाना किसने नहीं सिखाया? हु इज रिस्पॉन्सिबल? आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो मैंने जो सिस्टम बनाया है वो गांव-गांव में जाएगा, स्कूल में दिन में चलेंगे, रात को चौपाल लगाएंगे गांव में, और जितने माँ बहन बैठी रहेंगी, जितने बुढ़े बैठे, अगर 26 अक्षर वो जानते हैं इंग्लिश का, तो मैं 2 दिन के अंदर इंग्लिश पढ़ाना सिखाऊंगा। ये मैं फार्मूला लेके उतर रहा हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने कुबेर सिंह कुशवाहा जी को सुना, उन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बात की, सवाल हमने पूछे, महिला सशक्तिकरण से लेकर एजुकेशन पॉलिसी तक उन्होंने कई मुद्दों पर मुखर होकर बोला, और यहाँ तक कि 2014 के बाद से जो जो बदलाव भारत में आए हैं उन पर भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही हैं।